Good morning students. So we start with the new chapter that is company accounts. तो हम बेटा अब कंपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जैसे हम लोग को ये पता है कि अभी तक हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में पता है हम लोगों को। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे आप सब जानते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल पर्सन स्टार्ट करता है बिज़नेस, तो वो एक लिमिटेड कैपिटल के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। उसी तरीके से जब अगर उसको थोड़ी और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस स्टार्ट करता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और अपना स्केल ऑफ बिज़नेस और बढ़ाना है, अपने बिज़नेस को ग्रो करना है ज़्यादा, तो उसको बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर्म। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं, यू मे हैव कम अक्रॉस द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सफिक्स लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हैव यू एवर थॉट व्हाट डज दिस इंडिकेट? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड इंडिकेट दैट दीज आर forms of organization which are different from sole proprietorship और partnership. These are called joint stock companies. तो ये जो है एक लार्जर स्केल पे जो ये काम हो रहा है, तो ये किस में ही पॉसिबल है? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है। इंडिविजुअल मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एज यू नो दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ ह्यूज कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज स्केल ऑफ बिजनेस एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर हम लोग को अपना बिजनेस ग्रो करना है तो हमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज कंपनी केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे बेटा कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो रही है? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो रही है, जिसका स्केल ऑफ बिजनेस बहुत लार्ज है और जिसमें जो है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो यहाँ पे बेटा कंपनी की डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स formed to carry on business to earn profits for non-profit purposes or for non-profit purposes. These persons contribute towards the capital by buying its shares in which it is divided. A company is an association of individuals incorporated as a company possessing a common capital, that is share capital contributed by the members, comprising it for the purpose of employing it in some business to earn profit. तो बेटा यहाँ पे कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं कि कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बेटा यहाँ पे समझने का पर्पज़ क्या है कि या तो वो प्रॉफिट है या फिर नॉन प्रॉफिट पर्पसेस के लिए कंपनी फॉर्म की गई है। तो दीज पर्सनस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कैपिटल बाय बाइंग इट्स शेयर्स इन विच इट इज़ डिवाइडेड। तो बेटा देखो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज़ दी, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? कैपिटल यहाँ पे रजिस्टर्ड कैपिटल की बात हो रही है, विच इज़ मैंशनड इन दी MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो पूरी कैपिटल को जब हम मिनिमम डिनोमिनेशन या मिनिमम पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ शेयर। तो अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड, मतलब रजिस्टर्ड एज अ कंपनी पोजेसिंग अ कॉमन कैपिटल दैट इज़ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। अब पैसा कौन लगा रहा है? मेंबर्स ही लगाएंगे। जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, वही अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर in the form of share, comprising it for the purpose of employing it in some business to earn profit. तो यहाँ पे जो पैसा लग रहा है वो किस पर्पज़ के लिए है? कोई बिजनेस रन करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा देख रहे होगे आप कि एज़ पर कंपनीज एक्ट 1956 अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर एक्ट। तो बेटा जो कंपनीज एक्ट 1956 है वो अब चेंज होकर के कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस न्यू एक्ट, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी हम लोग देखते हैं। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल राइट्स एंड पावर्स ऑफ अ नेचुरल पर्सन। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन स्यू इन इट्स ओन नेम एंड कैन बी स्यूड, मतलब उसके ऊपर कोई केस भी कर सकता है और वो किसी और के ऊपर भी केस कर सकते हैं। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है और वो लॉफुली क्रिएट किया गया है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है और लॉ के द्वारा ही उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड
इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। सेकेंड पॉइंट है अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट इज़ वेस्टेड विद कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। It has an identity of its own. Although the capital is contributed by its member called shareholders, yet the property purchased out of capital belongs to the company and not to its shareholders. तो बेटा यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि जो कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, मेंबर्स कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी उनकी कैपिटल है उतने वो कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं कंपनी के नाम पे तो वो कंपनी की कहलाएगी, वो शेयर होल्डर्स की एसेट नहीं कहलाएगा। वो जो एसेट हैं वो कंपनी के कंसिडर होंगे, ना कि उसके शेयर होल्डर्स के। तो बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। अ शेयर इज एन इनडिविजिबल यूनिट ऑफ अ कैपिटल। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज जनरली ऑफ अ स्मॉल डिनोमिनेशन विच मे बी ऑफ रुपी 1, 2, 5, 10, 25, 100 एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो एंटायर कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड है। कैसे? अगर मान लो 10 लाख रुपए की कैपिटल है और एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे? टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख डिवाइडेड बाय ₹10, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए बेटा? 1 लाख शेयर्स। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ईजिली ट्रांसफरेबल। द शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम उन शेयर्स को ख़रीद और बेच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में ही डील होता है। तो जो भी शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर में आएंगे उसको हम लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है कि द मेंबर्स ऑफ द कंपनी में कम एंड गो बट द कंपनी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन इट्स ओन नेम। मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ कंपनी हैज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स कंटिन्यूटी। इसका क्या मतलब हुआ कि मेंबर्स जो हैं, अगर वो किसी वजह से कोई मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी वजह से मेंबर छोड़ देते हैं, बट द कंपनी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। कंपनी का काम कंटिन्यू करेगा, मेंबर्स जो हैं वो आते जाते रहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा देखो, लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब एक जो शेयर होल्डर है या जो एक मेंबर है, उसके पास जितने शेयर्स हैं उस कंपनी के एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू के हिसाब से, तो उतने तक की उसकी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नो शेयर होल्डर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर दैन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर किसी शेयर होल्डर के पास या मेंबर के पास 1 लाख शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो उसकी टोटल जो लायबिलिटी है उस कंपनी के प्रति वो कितनी बनी? 10 लाख रुपये। कैसे निकाला? 1 लाख शेयर्स इंटू ₹10। At the time of winding up, if necessary, the shareholders may be asked to pay the unpaid value of shares. अब बेटा देखो ऐसा होता है कि जो 10 रुपये का शेयर है ये उसकी कंप्लीट वैल्यू है, फेस वैल्यू है, ठीक है। तो अगर उसने सपोज़ करो खाली 8 ही रुपये पे कर रखे हैं, तो अनपेड कितने रह गए? 2 रुपये अनपेड रह गए, यानी 2 रुपये इंटू 1 लाख शेयर्स, 2 लाख रुपये उससे मांगे जा सकते हैं। अगर उसने वो नहीं दिए हुए हैं, कब मांगे जा सकते हैं? जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उतने तक की उसकी लायबिलिटी है, 10 रुपये तक की उसकी लायबिलिटी है। 10 रुपये इंटू 1 लाख नंबर ऑफ़ शेयर जो उसके पास हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट देखो, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज सो लार्ज एंड स्कैटर्ड दैट दे कैन नॉट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली। Therefore, they elect some persons among themselves to manage and administer the company. These elected representatives of shareholders are individually called directors of the company and collectively by the board of directors. तो इसका मतलब क्या है बेटा, अब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, मान लो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, तो अब ये तो है नहीं कि सब लोग रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो जिन लोगों के पास मैक्सिमम शेयर रहेगा उस कंपनी का, तो उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा एज दी डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि यही लोग जो हैं कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, जो सबको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली में एंटायर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको ये ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए इसका पॉइंट का नाम रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कॉमन सील। अ कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एनी डॉक्यूमेंट बियरिंग द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। मतलब कि अगर कोई भी
अगर डॉक्यूमेंट है जिस पे कंपनी का स्टैम्प किया हुआ है, साइन किया हुआ है बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, तो वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर हो जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन सील, विच इज़ लीगली बाइंडिंग। मतलब उसके कंपनी के बिहाफ पे जो भी एंड उस पे डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा वो लीगली बाइंडिंग होगा कंपनी के लिए। नेचर ऑफ द कंपनी बेटा देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग द साइज ऑफ बिजनेस फॉर्म्स वर वेरी स्मॉल, सोल प्रोप्राइटरशिप वॉज देयरफॉर द यूजुअल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Later on, partnership became popular when the size of business firms increased, but sole proprietorship and partnership could not meet the growing demand of big size business because of their limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability and other drawbacks. Therefore, in present days of business world, it is only the joint stock company form of business organization which proved to be useful। क्योंकि बेटा देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और जो पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं तो उसमें जो ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस या कमियां क्या हैं कि उसमें एक तो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है, दूसरा मैनेजरियल एबिलिटी। अब कोई अगर पर्सन जो है वो मान लो मार्केटिंग में अच्छा है तो उसका प्रोडक्शन में ना अच्छा हो तो लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी हो गई। लेकिन कंपनी फॉर्म में क्या होता है, कंपनी फॉर्म में कई सारे मेंबर्स मिलके कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो एक पर्सन हो सकता है मार्केटिंग में अच्छा हो, दूसरा हो सकता है प्रोडक्शन में अच्छा हो, तो दे कैन बेटर मैनेज दैट पार्ट। और अगर नहीं तो फिर वो और मेंबर्स करके मतलब कंपनी को अगर एक्सपैंड करते हैं तो वो स्पेशलाइज पीपल को हायर भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक क्या था जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि अगर इन केस अगर दे आर अनेबल टू रीपे, अगर वो रीपे नहीं कर पाते जो भी डेट से या लोन अगर होते हैं उनके ऊपर, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं, प्राइवेट एसेट्स हैं, वो भी सेल आउट हो जाएंगे इन ऑर्डर टू रीपे द लायबिलिटीज़। किसके, जो भी ओनर होगा, मतलब इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं उनको बेच करके हमें रीपे करना पड़ सकता है लायबिलिटी अगर दे आर अनेबल टू मेक प्रॉफिट्स एंड अदर ड्रॉबैक। ओके, तो अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर सम कॉमन पर्पज़। तो यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं लोग और कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, और इसका पर्पज़ क्या है, कॉमन पर्पज़ है। वो क्या है पर्पज़, फॉर डूइंग बिजनेस एंड फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड ग्रोइंग द कंपनी। With capital divisible into parts known as shares with a limited liability, it is created by law and is known as artificial person with a perpetual succession and a common seal. It has separate legal entity। तो बेटा ये जो है ये इसकी डेफिनेशन होगी कि a company is a voluntary association of persons formed for some specific purpose with capital divisible into parts known as shares with a limited liability. It is created by law and it is known as artificial person विद परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेंबर्स विल कम एंड गो बट द कंपनी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। कंपनी अपना काम चलाती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, जिसमें कंपनी का स्टैम्प जो है वो ऑथराइज सिग्नेटरी द्वारा साइन किया जाएगा। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर्स से सेपरेट है, कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है।